हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आइए साइंस का एक सेक्शन सबसे पहले सेल के बारे में जानते हैं। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है। और इन्होंने इसकी खोज कहाँ से की थी? वृक्ष के छाले पर जो कॉर्क पाए जाते हैं उससे इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा परीक्षण किया और इन्होंने पाया कि कॉर्क में क्या है, सेल पाया गया। ठीक है। सेकेंड, लीवेनहॉक, इन्होंने 1674 में यह बताया कि कोशिकाएं जीवित भी होती है। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की और इन्होंने अपना जो परीक्षण किया था वो तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से खोज किया और वहां पाया कि जीवित कोशिका मौजूद है। फिर रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। जेई प्रूकंस, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की। इन्होंने बताया कि कोशिका में एक तरल जैविक पदार्थ होता है, इसको उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। एम स्लीडन 1838 और टी स्वान 1839, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं और जंतु हैं वो सभी क्या है, कोशिका से बने हुए हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। विर्चो विर्चो महोदय ने 1855 में सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई और बाद में सेल की जटिल संरचना की जानकारी हमें प्राप्त हुई। सेल में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से अंगक हैं, कौन से पार्ट हैं, इन सब की जानकारी 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद हुई। अब जानते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए अमीबा, कैलेमेडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो ये सभी जो जीव हैं वो एक कोशिकीय जीव हैं। तो आप याद रखिएगा कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, कैलेमेडोमोनास ये सभी यूनिसेलुलर हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं, जैसे फंजाई, प्लांट और एनिमल। ये सभी जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब जानते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में। कोशिका में क्या होता है, कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोशिकांग या ऑर्गेनल्स। ठीक है। जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम सुना होगा, सेल वॉल का नाम सुना होगा, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं या इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है एक लचीला झिल्ली होता है, फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर। ठीक है। और ये कार्बनिक अणुओं से बने होते हैं और वे कौन से कार्बनिक अणु हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से
इनका निर्माण हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है किससे बने हैं? लिपिड्स या प्रोटीन से। ठीक है, लिपिड्स तथा प्रोटीन से निर्मित हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह कोशिका का सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, ये कोशिका का क्या है? सबसे बाहरी भाग होता है, जो बाहर के इन्वायरमेंट से इसे अलग करता है। जो बाहर का पर्यावरण है उससे कोशिका की रक्षा करता है। ठीक, इसके साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? कुछ जो मैटर्स हैं, कुछ जो पदार्थ हैं, उनको अंदर अथवा बाहर आने जाने देता है। ठीक है, इसके साथ ही यह पदार्थों की गति को भी नियंत्रित करता है, रोकता है। इस कारण से ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान भी होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान भी होता है, और यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन, जैसे आप डीओ या इत्र का उपयोग करेंगे तो अपने इन्वायरमेंट में फैलता है, वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। उदाहरण के लिए आप समझ लें, यहाँ CO2, जैसे CO2 गैस है या O2 गैस है, इसका क्या होता है? सेल के अंदर आना जाना होता है, तो इसे ध्यान रखिए। ठीक है, तो कोई भी जो पदार्थ है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर उसका मूवमेंट होता है, और जो पदार्थों की गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अगर जैसे जल जो है, अगर वो विसरण की प्रक्रिया की तरफ व्यवहार करने लगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पराशरण, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जल भी विसरण के नियम का पालन करने लगता है, और जल के अणु भी गति करते हैं, वो सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं। इस प्रकार देखिएगा तो जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक, एक दूसरे को बोलते हैं आइसोटोनिक, और तीसरे को बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है कि सपोज कीजिए कि जैसे जल है और कोई पदार्थ है। ठीक है, तो अगर पदार्थ के अंदर का जल कम है बाहर के जल से, तो इसमें क्या है? कम है, तो जल का मूवमेंट क्या होगा? इसके अंदर की ओर होगा। जैसे अगर आप किशमिश को देखते हैं, उसे आप पानी में डाल देंगे तो वो क्या होता है? फूल जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो जल पाया जा रहा है और उसके बाहर जो जल है उसमें क्या है? अंतर है। उसके दाब में क्या है? अंतर है। तो जल का मूवमेंट होता है और उससे किशमिश जो है फूल जाता है। ठीक, समपराश्रयी विलयन किसको बोलते हैं? दोनों ही साइड इक्वल होते हैं, तब इसको समपराश्रयी विलयन कहते हैं। अति प्राशरण दाबी विलयन, हाइपरटोनिक क्या होता है? अगर पदार्थ के अंदर का भाग, अंदर का जल अधिक हो, ठीक है, और बाहर के भाग से, बाह्य वातावरण से अधिक हो, तो जल पदार्थ से निकलकर बाहर की ओर आने लगता है। जैसे अगर आपने अंडा देखा होगा और उसको अगर आप नमक युक्त जल में डालेंगे तो वो क्या होगा? फट जाता है, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर बहाव जल का होने लगता है। तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक वर्ड और जान लीजिए आप, एंडोसाइटोसिस। यह क्या होता है? तो जो कोशिका झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो लचीला है। बताया ऊपर कि वो फ्लेक्सिबल होता है। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं, वो कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है,
जैसे ही वो बाह्य इन्वायरमेंट के साथ संलग्न होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो भोजन और पदार्थ को ग्रहण करते हैं, और ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट होते हैं, तो उनमें भोजन और पदार्थ उनसे आने जाने लगते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।